ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये अंकित पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? अंकित सर। अंकित कुमार सर। अंकित कुमार तो वही क्वेश्चन पूछ रहे थे। ये जो इस टाइप की जो क्वेश्चन है, मैं सुन नहीं पाया क्या क्वेश्चन था तुम्हारा, लेकिन ये जो x अंडर रूट 4x + 3। अच्छा अच्छा, तो 4x + 3 को टी स्क्वायर मान के नहीं हो पा रहा था क्या? नहीं हो पाया था सर, आंसर गलत आ रहा था। नहीं, आंसर गलत आ रहा था वो तो एक अलग बात है। जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें पहली ब्रैकेट में जैसे कुछ भी लिखा है आपका x + 1 लिखा है और दूसरी ब्रैकेट में अंडर रूट में भी कुछ लिखा हुआ है, ऐसे करके x + 2 लिखा हुआ है, तो कुछ इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो अंडर रूट वाली जो टर्म होती है उसको हम टी स्क्वायर मान लेते हैं। ये तो यहाँ से जो x का मान है वो टी स्क्वायर - 2 हो जाता है और जो dx का मान है वो 2t dt हो जाता है। ये अगर हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो तुम देखोगे dx = हो जाता है 2t dt हो जाता है और डिनोमिनेटर में जो है वो x + 1 लिखा हुआ है, तो x + 1 का मतलब t स्क्वायर - 2 + 1 हो जाता है और अंडर रूट x + 2 का जो मतलब है वो t हो जाता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 2 dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस का 2 + 1 यानी टी स्क्वायर - 1। इसका मतलब ये है कि हम इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर - 1। अब तुम देखो ये जो कंसेप्ट है जो मैंने इस क्वेश्चन में किया है, शायद कई लोगों को पता भी हो, मैंने बताया भी था पहले कि अगर एक ब्रैकेट में जो सिंगल डिग्री में कोई अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे x + 1 हो, चाहे x + 2 हो, चाहे 2x + 1 हो, 2x + 3 हो, और अंडर रूट के अंदर भी सिंगल डिग्री का कोई अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, x + 2, x + 3 कुछ भी लिखा है, उस कंडीशन में जो फंक्शन अंडर रूट में होता है उस फंक्शन को हम टी स्क्वायर मान लेते हैं और टी स्क्वायर के मान लेने से dx का मान 2t dt हो जाता है, x का मान t स्क्वायर - 2 हो जाता है और x + 1 जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ था उसको x + 1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x की वैल्यू क्योंकि t स्क्वायर - 2 थी, तो ये हो जाएगा x + 1 का मतलब t स्क्वायर - 2 + 1 और अंडर रूट और x + 2 जो है वो t के बराबर हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर - 1। तो अब यहाँ पर तुम्हारे लिए फॉर्मूला पता होता है कि 1/x² माइनस t² का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसमें a की वैल्यू 1 है और log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a दैट इज log ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 और प्लस द कांस्टेंट t, और लास्ट में आके हम लोग t की वैल्यू पुट कर देते हैं और t की वैल्यू पुट कर देने पर हमें मिल जाएगा log ऑफ t माइनस 1 और t माइनस 1 का मतलब है अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 1 एंड प्लस द कांस्टेंट t। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो बताओ। नो सर। ठीक है ना, तो अगर कहीं कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन इस टाइप का है जिसमें अंडर रूट के अंदर भी सिंगल डिग्री का कोई अलजेब्रिक फंक्शन लिखा है, अंडर रूट के बाहर भी सिंगल डिग्री का कोई अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, तो जो फंक्शन अंडर रूट के अंदर होता है उसको हम टी स्क्वायर मान लेते हैं और टी स्क्वायर मानने के बाद जो है वैल्यू पुट कर देते हैं, पूरे के पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे हम लोगों ने सीखा था, तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने पूरे के पूरे एक्स के फंक्शन को टी में ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसके बाद ये बड़ी आसानी से टी से टी कैंसिल होकर एक ऐसा फंक्शन बन जाता है जिसका इंटीग्रल हमें पता होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। किसी और की कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सर मेरा क्वेश्चन है x to the power 5 upon 1 plus x square कंटीन्यू करना है तथा x raised to power 5 upon 1 plus x square 1 plus x square इसका इंटीग्रल करना है। देखो जरा यही क्वेश्चन है जो तुम्हारा लिखा हुआ है। यस सर।
अच्छा देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जहां पर न्यूमेरेटर में पावर जो है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो पहले हम उसको डिवाइड करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें पहले डिवाइड करना पड़ता है। पार्शियल फ्रैक्शन केवल तभी किया जा सकता है जब न्यूमेरेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर डिवाइड करें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम एक्स फाइव से डिवाइड करें तो ध्यान दो तो ये बन जाएगा। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नहीं तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ थोड़ी ना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। उसी चैप्टर का है ना, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन। कोई बात नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ कोई लिमिट थोड़ा दे रखी है, कोई लिमिट नहीं दे रखी ना। इंडेफिनिट इंटीग्रल है ना, डेफिनेट नहीं है। तो यहाँ पर तुम देखोगे मैंने यहाँ पर एक्स क्यूब जो है क्वेश्चन में लिखा है, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर से कर दी तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 5 और प्लस का एक्स क्यूब। डिवाइड कर रहे हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, एक्स फाइव से एक्स फाइव कट जाएगा, नीचे बचेगा माइनस का एक्स क्यूब। अब माइनस एक्स क्यूब को कैंसिल करने के लिए एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमें माइनस एक्स से करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स। माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स। डिवाइड में सबसे फिर साइन चेंज करते हैं, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, अब ये एक्स बचेगा। इसके आगे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब जो फंक्शन हमारा था, फंक्शन क्या था, फंक्शन था x5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन था। इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमारा जो क्वेश्चन था जिसका इंटीग्रल हमें इसका करना था, वो क्वेश्चन हमने इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया जो ये लिखा हुआ है। अब इसमें से फर्स्ट टू फंक्शन का इंटीग्रल हमें पता है और सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जा सकता है। जैसे एक्स क्यूब का जो इंटीग्रल है वो होगा x4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस एक इंटीग्रल जो हमारा बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बस। तो इस वाले इंटीग्रल को करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर t मान लें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। इसका मतलब x dx का मान dt बाई 2 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा इंटीग्रल है वो कुछ इस तरह से लिखा होगा, x4 बाई 4 में कोई चीज नहीं है, वो इंटीग्रल हो चुका है, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 ये भी हो चुका है, प्लस ऑफ इंटीग्रल x dx की जगह हम 1 बाई 2 dt लिख सकते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिख सकते हैं और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। सॉल्व करने पर हमें जो है इस तरह से मिल जाएगा x4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1 बाई 2 log t। log t का मतलब है t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरेटर के अंदर, जैसे अभी एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा जिसमें न्यूमेरेटर के अंदर जो पावर थी फंक्शन की वो फिफ्थ पावर थी, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर जो पावर थी वो केवल 2 थी, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें डिवाइड करके उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एक ऐसे फंक्शन में जहां पर जो फंक्शन था थर्ड वाला, उस फंक्शन में न्यूमेरेटर जो है वो केवल सिंगल डिग्री का रह गया और डिनोमिनेटर सेकंड डिग्री का है। यानी कि हमें तब तक क्वोशिएंट में आप डिवाइड करते हुए चलना है जब तक कि जो रिमाइंडर है वो डिनोमिनेटर से कम पावर का ना रह जाए। डिनोमिनेटर की जो डिग्री थी वो 2 थी, यहाँ पर जैसे तुम देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकंड डिग्री का था। अब ये जो रिमाइंडर है ये क्या है, सिंगल डिग्री का है।
सिंगल डिग्री का है ये। यहाँ हमने इसको नहीं छोड़ा क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये थर्ड डिग्री का था और हमें इसको 2 से कम लाना था, इसलिए हमें एक स्टेप और लेना पड़ा और ये x आ गया और यहाँ पर हमने इसको एंड कर दिया। तो हम पहले क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं x³ माइनस एक्स एज इट इज, ये जैसे ये लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से इसको लिखा जाता है। लिखने के बाद सभी फंक्शन का इंटीग्रल हमें पता था। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। नो सर। नहीं सर। और कोई प्रॉब्लम किसी की? है सर, एक क्वेश्चन और है सर। इंटीग्रल e की पावर x अंडर रूट 1 प्लस के e की पावर 2x। इस तरीके से ये सर ये नीचे है वर्गमूल में, नीचे है ये ये सर। क्या दिक्कत है, e की पावर x को t मान लो, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। e रेज़ टू पावर x को अगर हम t मान लेते हैं तो e रेज़ टू पावर x dx का मान dt के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये dt लिखा होगा, ये यहाँ पर dx है ये, तो e रेज़ टू पावर x dx की जगह ऊपर dt हो जाएगा और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ये, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है वो tan इनवर्स t होता है। अंडर रूट में अंडर रूट में अच्छा अंडर रूट में, हाँ तो ठीक है, अंडर रूट में है तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा लो, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, याद है नहीं? यस सर। यस हाँ, तो बस वाले फॉर्मूले तो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे सारे। यस सर, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ बस ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ, तो ये भी एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन था, इसको कर सकते हो आसानी से। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी की? देखो स्ट्रेट लाइन हम लोग कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन में मैंने कल जो चीजें बताई थी एक बार उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये डिस्कस करा था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम किस तरह से लिखते हैं। पहली इक्वेशन जो मैंने लिखी थी उसमें लिखी थी कि अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट x1 y1 z1 और उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो पता होते हैं तो हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो हमने स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन लिखी थी तुम देख रहे हो स्क्रीन पर, x माइनस x1 अपॉन एल या y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एल। जिससे कल डिस्कस हो ही रहा था, चाहे हम एल एम एन लिखें और चाहे एबीसी लिखें वो बराबर होता है। उसका रीजन ये है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो के बीच जो रिलेशन है वो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे तुम देख रहे हो कि एल अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी होता है। तो अगर किसी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन और डायरेक्शन रेशो एबीसी है तो कंडीशन में हम एल अपॉन ए बराबर एम अपॉन बी बराबर एन अपॉन सी लिखते हैं। अगर हम इसको के मान लिया कि ये के है, इसको के कह दिया, तो एल वैल्यू एम की वैल्यू के टर्म में आ जाएगी। यहाँ पर हमने एल एम लगा दी ए के बी के और सी के, इसका मतलब के से के कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन पर अगर हमें कोई पॉइंट सपोज करना होता है तो हम यहाँ पर इसको r मान लेते हैं। एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन x1 प्लस AR, y1 प्लस BR और z1 प्लस CR होता है, यानी किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट हम इस तरीके से बताते हैं। दूसरा, यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे कल, जिसमें मैंने बताया था कि अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट और उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशो पता है तो हम सीधे सीधे x1 y1 z1 और ABC की वैल्यू पुट करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट पता है तब भी हम बड़े आसानी से उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 की हेल्प से निकाल सकते हैं। एनी पॉइंट हम यहाँ पर P भी ले सकते हैं और Q भी ले सकते हैं, चाहे हम x2 y1 z1 भी ले सकते हैं और x2 y2 z2 भी ले सकते हैं।
इस तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन था जिसमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अगर गिवन है तो उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन को साइंस निकाल कर दिखाने थे। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम दी हुई स्ट्रेट लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एबीसी की वैल्यू हमें पता चल जाती है और एबीसी की वैल्यू पता चल जाने पर हम डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेट करते हैं। अब जो कल करा था हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में, अगर इसमें से किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो तो पहले तो उससे पूछ लो, जिससे फिर आगे हम एक दो क्वेश्चन और ले लें। कोई है जिसको कोई जो कल कराया गया था स्ट्रेट लाइन में उसमें से कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लो अभी। तो सर ठीक है, देखो तो एक बिंदु और डायरेक्शन कोसाइन की पता होने पर भी हम स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं, दो बिंदु पता होने पर भी हम उस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को बता सकते हैं। ठीक है, नहीं है? साथ ही साथ एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल तुम्हारा पुराना ही क्वेश्चन है, बस केवल उसको स्ट्रेट लाइन में दे दिया गया है। अगर ये कह दिया जाए कि स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करो, और क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशो जो a1 b1 c1 है वो ये दे रखे हैं। a1 b1 c1 का जो मान है वो, और a2 b2 c2, यानी कि दो स्ट्रेट लाइन जिनके डायरेक्शन रेशो गिवन है। और क्या गिवन है? 2 3 4 और 3 4 5, 2 3 4 एंड 3 4 5। अगर इस तरीके से दो स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशो गिवन है तो तुम्हें एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल निकालने के लिए दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें पता हो या दोनों स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशो हमें पता हो, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है तब भी हम डायरेक्शन रेशो को बता सकते हैं, जैसे हमने कल क्वेश्चन भी किया था। जैसे तुम फॉर्मूला जानते हो कि cos थीटा बराबर होता है a1 a2 प्लस ऑफ b1 b2 प्लस ऑफ c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस, इसका माइक्रोफोन ऑन है भी, देखो जरा चेक करो, c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये है, ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना है। पहले तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाते समय ये बताया गया होगा कि अगर हमें दो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशो पता है तो उनका बीच का एंगल किस तरह से हम निकालते हैं। क्वेश्चन भले ही स्ट्रेट लाइन का है, लेकिन बात यही है कि हमें अगर दो डायरेक्शन रेशो पता है तो एंगल हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा a1 a2 b2 into 3 दैट इज इक्वल टू 6, 3 into 4 12, 4 into 5 20 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये हो जाएगा आपका 38, तो ऊपर हो जा रहा है और नीचे हो जा रहा है अंडर रूट ऑफ 29 इंटू अंडर रूट ऑफ 50। ये तो ये जो एंगल आ गया इसके बीच का, तो हम इसको थोड़ा बहुत अगर सॉल्व हो रहा होगा तो इसको कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो एज इट इज छोड़ देंगे। और थीटा बराबर हो जाता है cos इनवर्स ऑफ, जो भी अगर कैंसिल हो रहा हो अंडर रूट से बाहर निकल के, लग नहीं रहा कैंसिल हो रहा है, अंडर रूट ऑफ 29 इंटू अंडर रूट ऑफ 50। तो जैसा कैंसिल नहीं हो रहा है तो एज इट इज देखिए। इसका मतलब अगर हमें दो स्ट्रेट लाइन पता है या उन दो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशो पता है तो हम उन दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 1, -2, 1, 2, -4।
और एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू z प्लस 1/3। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। एक बिंदु दे रखा है जिससे ये सरल रेखा पास होती है एंड पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक सरल रेखा जो 1,2,-4 से पास होती है और साथ ही साथ x माइनस 3/4 इक्वल टू y माइनस 5/2 इक्वल टू z प्लस 1/3 के पैरेलल है, समांतर है। जैसा तो जानते हो सरल रेखा का समीकरण अगर हमें निकालना है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला, सरल रेखा पर स्थित कोई एक बिंदु, साथ ही साथ उस सरल रेखा के डायरेक्शन रेशो। अगर जिस सरल रेखा का समीकरण हमें निकालना है वो सरल रेखा दी हुई सरल रेखा के समांतर है तो उनके जो डायरेक्शन रेशो होंगे वो वही हो जाएंगे जैसे यहाँ पर लिखा है 4, 2 एंड 3। बिंदु हमारा ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला, x1 y1 z1। इसका मतलब ये है, सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर के लायक की क्वेश्चन है, बहुत बड़ा इसमें कोई काम नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस हमें करना है, मैं तुमसे यही बता रहा हूँ। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकालना है तो डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी 4, 2, 3 ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है वो लाइन इस दी हुई रेखा के समांतर है। यानी कि अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो मान लो एक सरल रेखा ये दे रखी है, इस सरल रेखा पर कोई पॉइंट क्या था, ये वाला 3, 5, -1। यहाँ कोई होगा 3, 5, -1 और जो डायरेक्शन रेशो इस सरल रेखा की है वो डायरेक्शन रेशो है 4, 2, 3। ये डायरेक्शन रेशो है। अब हमें एक पॉइंट और दे रखा है 1, 2, -4। तो इस बिंदु से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण जो इस दी हुई सरल रेखा के समांतर हो, ये दोनों सरल रेखा आपस में पैरेलल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x1 y1 z1 की जगह क्या रखना है, जिस बिंदु से वो सरल रेखा जाती है, यानी किससे जाती है, 1, 2, -4। क्योंकि जिस सरल रेखा का समीकरण हमें निकालना है वो समांतर है सरल रेखा के और इस सरल रेखा के डायरेक्शन रेशो 4, 2, 3 है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन रेशो की जगह हमें 4, 2, 3 रखना पड़ेगा और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई a यानी कि 4, y माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड इक्वल टू z प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3। यानी x1 y1 z1 की जगह हमने 1, 2, -4 रख दिया और abc की जगह 4, 2, 3 रख दिया। बस ये आपका आंसर हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि करे जा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? ठीक है, यस सर। परपेंडिकुलर होती है वो परपेंडिकुलर होती तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं परपेंडिकुलर का। जैसे एक क्वेश्चन है 213, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, find the equation of straight line passing through 2, 1, -3, 2, 1, 3 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, अब वो क्या था, वो पैरेलल में था और ये क्या है, परपेंडिकुलर टू x माइनस 1/1 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2
इक्वल टू जेड माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड एक सरल रेखा के लंबवत है, उससे हम नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए हमें दो इक्वेशन देनी पड़ेंगी, x अपॉन माइनस 3 इक्वल टू y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 5। अब ध्यान दो इस चीज को, क्वेश्चन क्या था और सॉल्यूशन किस तरह से कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें एक ऐसी सरल रेखा की समीकरण निकालनी है जो 2,1,3 से गुजरती है और साथ ही साथ दी हुई दो सरल रेखाओं के लंबवत है, यानी कि पहली जो सरल रेखा है इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है, दो स्ट्रेट लाइन के परपेंडिकुलर है और 2,1,3 से जाती है। 2,1,3 से जाती है तो इतना तो कंफर्म है कि x1 y1 z1 का जो मान है वो 213 हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि ABC को हम कैसे निकालें, क्योंकि समांतर रेखा में तो ABC हमने वही ले लिए थे, लेकिन इसमें क्या लें। केवल यही है कि यहाँ पर प्रॉब्लम सामने आ रही है कि ABC की वैल्यू को हम क्या कैलकुलेट करें। एक चीज तुम्हें पहले से पता है कि अगर दो सरल रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उस कंडीशन में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मान 0 होता है। पढ़ा है नहीं? यस सर। यस सर। इसका मतलब यस सर। हाँ, इसका मतलब ये है कि जिस समीकरण हमें निकालना है वो सरल रेखा इस पहली वाली इक्वेशन के भी परपेंडिकुलर है और इस दूसरी वाली सरल रेखा की इक्वेशन के भी परपेंडिकुलर है। अब पहली वाली जो है उसके डायरेक्शन रेशो 1 2 3 दे रखे हैं और जो दूसरी वाली सरल रेखा है उसके जो डायरेक्शन रेशो है वो -3 2 5 दे रखे हैं। अब ये सरल रेखा इसके साथ भी लंब है और इसके साथ भी लंब है, दोनों के साथ परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करती है और परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन होती है वो होती है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जब हम इन दो के साथ परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाएंगे तो A1 B1 C1 का मान ABC, A2 B2 C2 का मान 1 2 3 अगर हम लगा दें तो तुम देखोगे ये आ जाएगा 1 A इंटू 1 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0। इसी तरीके से ठीक सेकंड इक्वेशन के साथ जब हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे तो तुम देखोगे हम लिखेंगे A इंटू -3 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू 5 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू -3A प्लस 2B प्लस 5C इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया सबके लिए? मतलब क्योंकि जिस समीकरण हमें निकालनी थी वो सरल रेखा दी हुई दोनों सरल रेखाओं के लंबवत थी, तो दोनों सरल रेखाओं के जो dr थे वो हमने लिख लिए और वो दोनों सरल रेखाओं के साथ परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब ABC जो है वो A1 B1 C1 के साथ ही परपेंडिकुलर है, ABC A2 B2 C2 के साथ ही परपेंडिकुलरिटी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले वाले केस से हमें जो मिल जाता है वो मिल जाता है A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0 और दूसरे वाले केस से हमें ये मिल जाता है, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ A प्लस 2B प्लस 3C इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें ABC का मान कैलकुलेट करना है। तुम जानते हो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ABC का मान। हमारा तरीका है A अपॉन, ध्यान होगा तुम्हारे लिए, A अपॉन लिखते हैं, B अपॉन वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड जो है उस मेथड से हम इसको कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बराबर दोनों में 0 है। तुम्हें ध्यान होगा कि जब हम A अपॉन लिखते हैं तो केवल जो B और C के कोफिशिएंट हैं उसी से ही मतलब होता है। सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से की जाती है
फिर माइनस करके 2 की मल्टीप्लाई 5 से की जाती है, ये हम ए के नीचे लिखते हैं, ठीक, -10, याद है। इसी तरीके से b अपॉन 1, b अपॉन जब लिखते हैं तो जो b के कोफिशिएंट है उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले a का कोफिशिएंट 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 5 से की जाती है, माइनस 3 की मल्टीप्लाई -3 से की जाती है, तो माइनस नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c अपॉन c के कोफिशिएंट को छोड़ देते हैं और a के कोफिशिएंट क्या है, -3 2 यानी कि माइनस का 6, और b के कोफिशिएंट है 1 × 2 यानी माइनस का 2। यहां से हमें ये मिल जाता है a अपॉन -4, b अपॉन 14 और c अपॉन माइनस का 8। कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, b अपॉन 7 और c अपॉन माइनस का 4। तो इसका मतलब ये है कि दी हुई सरल रेखा के जो ड्रॉट हो जाएंगे वो हो जाएंगे -2, 7 एंड -4। रेशो में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे हम इसको बराबर के करके लिखें या ना लिखें, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए का मान अगर हम इसको ऐसा कहें एक ए भी मान लें तो भी ए का मान हो जाएगा -2k, बी का मान हो जाएगा -7k और सी का मान हो जाएगा -4k। ए बी सी का मान यहाँ पर हमें रखना है। हमारे लिए x1 y1 z1 का मान दे रखा था 213। देखो ये ध्यान से, हमें एबीसी का मान निकालना था, तो एबीसी का मान निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर टी की कंडीशन की हेल्प से दो इक्वेशन बनाई और उन दो इक्वेशन बनाने के बाद हमने एबीसी की वैल्यू लिख ली और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x - x1 y1 z1 जो है मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ, 213 था, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो जाएगा x -2 डिवाइडेड बाई -2k। मैं फिलहाल के लिख रहा हूँ, तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, y -1 अपॉन 7k एंड z प्लस z -3 डिवाइडेड बाई -4k। क्योंकि k से k तो कैंसिल आउट ही हो जाना है, फाइनली आंसर यही रहना है x -2 डिवाइडेड बाई -2 एंड y -1 डिवाइडेड बाई 7 एंड z -3 डिवाइडेड बाई -4। किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो कहीं पर तो वो डिस्कस कर सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। तो अगर सबको समझ में आ रहा है तो नो सर। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें स्ट्रेट लाइन में बस इतना ही काम करना है। सबसे पहला काम विशेष तौर पर जो हम लोगों ने कल किया था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए उतना नहीं कह सकते, लेकिन जो इससे प्रीवियस जो कल हम लोगों ने डिस्कस करा था इसमें हमने एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशो पता है, 2 पॉइंट पता है या एक पॉइंट पता है और साथ ही साथ वो स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, तो ये जो है वो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस करा था। और लास्ट में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था वो था कि एक बिंदु और दो स्ट्रेट लाइन जिसके वो परपेंडिकुलर है, ठीक है नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन में बस इतना ही है। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने तुम्हें काफी कुछ करा दिया है, लगभग कोर्स में कुछ छोड़ा नहीं है, मैक्सिमम चीजें तुम्हें करा दी है जिससे कि तुम जो है बड़ी आसानी से रिवाइज कर सकते हो। फोकस तुम यही रखोगे कि फॉर्मूले सारे अच्छे से तैयार हो, क्योंकि फॉर्मूले अच्छे से तैयार होंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी रहती है। और क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे आने हैं तो वो लगभग क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तुम्हें सीधे सीधे इंटीग्रल आता है, तुमने माना, सब्स्टिट्यूशन लगाया या कुछ करा और डायरेक्टली आंसर आ गया, तो क्वेश्चन बहुत लेंथी नहीं होंगे। तो इसलिए जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ठीक है नहीं है, ये चीजें मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट है उन चीजों को अगर याद रखा जाएगा तो सभी कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो फिर आगे से ऐसा करते हैं, कुछ तुम लोग रिवाइज कर लो, अब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मंडे को।
ठीक है? यस सर। हाँ सर रिवैल्यूएशन का डेट बढ़ा है क्या? नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं सुना मैंने। तो जो भी है इस समय तुम अपनी डेट पे जिसको फिल करना है उसको फिल कर दो, उस पर चाहे ईविल सेमेस्टर आ रहा है लिख के, जो भी आ रहा है तुम्हारा काम है उसको जो है फटाफट फीस जमा करके सबमिट कर दो। कोशिश यही करो कि अगर किसी का नंबर के बीच ज्यादा डिफरेंस महसूस हो रहा है तो रीएवल्यूशन भर दो। अगर ज्यादा डिफरेंस महसूस हो रहा है, 1-2 नंबर का अंतर पड़ रहा है, तो रीवल्यूशन से कोई विशेष फायदा नहीं होगा। लेकिन किसी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, नंबर 10 आए हैं, आने 30 और 35 चाहिए, तो भर दो। अटेंडेंस मार्क कर दी सबने? जी सर। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।